नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। आर्टिकल 368 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा देखना चाहते हो। क्या ये रिजिड होना चाहिए या फ्लेक्सिबल? रिजिड मतलब इसके अंदर कभी भी कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता है, और अगर आप कहते हो कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए मतलब इसको कभी भी कैसे भी बदला जा सकता है, तो कौन सी व्यवस्था ज़्यादा ठीक है? मैं कहूँगा कि दोनों ही व्यवस्था अपने आप में पूरी तरीके से ठीक नहीं है। हमें इन दोनों के ही संतुलन की ज़रूरत है, मिक्सचर की ज़रूरत है। तो ऐसा ही हमारा संविधान भी है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है। यानी कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको अमेंड करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर डिफाइन किया गया है आर्टिकल 368 के अंदर, जिसके द्वारा ही सरकार अगर चाहे तो अमेंडमेंट ला सकती है, अदरवाइज नहीं ला सकती है। और दूसरा फ्लेक्सिबल है क्योंकि अमेंडमेंट लाने की जो सुविधा है वो हमारे पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि जब समय बदल रहा है, लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं, हमें नए कानून की ज़रूरत है और हम उसमें कोई बदलाव ला ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, तो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्ट्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी। इसको कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और मिनिस्टर भी। और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कभी भी प्रेसिडेंट के असेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है जी, जब भी मनी बिल या बजट की बात होती है तो हमें प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि जॉइंट सेशन कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में नहीं लाया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है जी, जो दोनों हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को सेपरेटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको पारित करना होगा। अगर कोई भी एक सदन भी अगर इसको पारित नहीं करता है तो ये वहीं अटक जाएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में। देखिए, 3 तरीके की मेजॉरिटी होती है। सबसे पहली होती है सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि जितने लोग सदन में प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसमें हमें मेजॉरिटी चाहिए, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो सदन की टोटल मेंबरशिप है 545, प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं 300, तो इसमें जो मेजॉरिटी होगी वो कितनी होगी? मेजॉरिटी होगी 151। क्यों 151 होगी? क्योंकि 300 का आधा होता है 150 और एक आप ऐड कर दोगे मेजॉरिटी के लिए, तो 151 हो गई हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी। आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में। देखिए, सदन की जो टोटल मेंबरशिप होती है अगर उसमें हमें मेजॉरिटी मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। यानी कि 545 अगर टोटल मेंबरशिप है, 300 लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, तो ऐसे में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होगा 273 सीट्स। क्यों? क्योंकि 545 का आधा हुआ 272, जो कि टोटल मेंबरशिप का आधा है, और मेजॉरिटी के लिए +1 करेंगे तो 273 हो जाएगा। ये हो गई हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और तीसरी बात हम करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसके 2/3 मेंबर्स अगर बिल के फेवर में वोट करते हैं तो ये स्पेशल मेजॉरिटी मानी जाएगी। यानी कि अगर 545 टोटल मेंबरशिप है, 300 लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, तो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब हुआ 200 लोग। ठीक है जी, क्योंकि 300 का 2/3 हुआ 200। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स की बारे में बात करते हैं। आपने मेजॉरिटी को समझ लिया है, अब आपको बिल समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले होते हैं सिंपल कैटेगरी के अमेंडमेंट्स, जिसमें आप फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात करते हैं, या सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करते हैं, या सिटीजनशिप में किसी भी तरीके के बदलाव की बात करते हैं। तो ऐसे केस में सदन में आपको सिंपल मेजॉरिटी से ही इन बिल्स को पारित करने की सुविधा दी गई है। ठीक है जी, सिंपल मेजॉरिटी आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। दूसरी कैटेगरी होती है मॉडरेट अमेंडमेंट्स की। यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें कोई भी चेंजेस जो लाने हैं आपको, जैसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर आपको चेंज करना है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई भी चेंज लाना है, या फिर डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कोई भी चेंज लाना है, तो वो मॉडरेट अमेंडमेंट की कैटेगरी में आते हैं। और उसको पारित करने के लिए आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए और साथ में स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए। दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होनी बहुत जरूरी है। यानी कि टोटल मेंबरशिप का मोर देन 50% और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होंगी तो मॉडरेट अमेंडमेंट्स आपके पारित हो जाएंगे। तीसरे होते हैं रिजिड अमेंडमेंट्स, जो कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं, यानी कि स्टेट्स पर भी उनका असर होता है। जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को अगर आप चेंज करना चाहते हो, इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स भी कॉलेजियम का पार्ट होते हैं। अगर आप उसमें कुछ चेंज करोगे तो वो स्टेट पर असर डालेगा, तो ये क्या हो गया? फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहे हो ना आप। दूसरा हो गया सुप्रीम कोर्ट की पावर्स। अब सुप्रीम कोर्ट की पावर किस पर होती है? हाई कोर्ट पर या नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर। तो अगर उसमें अब अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो तो वो भी फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है। फिर उस आपके पास आ गया 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में आपके यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दी गई हैं, जिसमें कि डिफाइन किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट की क्या पावर है और स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है। अगर उसमें आप कोई भी चेंज कर रहे हो तो वो भी फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है। और ऐसे सभी जितने भी इश्यूज हैं जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं वो रिजिड अमेंडमेंट की कैटेगरी में आते हैं, और उनको अगर
आपको बदलना है, उनके अंदर कोई भी बदलाव लाना है, तो आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए और रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपको पता है मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, स्पेशल मेजॉरिटी आपको पता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जहां पर भी विधानसभा है, चाहे वो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, वहां पर इस बिल को इंट्रोड्यूस करा जाएगा। अगर मोर देन 50% ऑफ स्टेट्स जो हैं और यूनियन टेरिटरीज मिला करके अगर इस बिल को पारित कर देते हैं तो उसको रैटिफिकेशन मिल जाएगा स्टेट्स का, ठीक है जी। क्योंकि आप फेडरल सेक्टर में चेंजेस ला रहे हो तो आपको स्टेट्स की भी सहमति चाहिए, इसीलिए ये प्रोविजन इसमें जोड़ा गया है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, जब ये तीनों कंडीशंस जो है फुलफिल हो जाएंगी तो आपका जो बिल है वो पारित हो जाएगा। अच्छा, बिल पारित होने के बाद वो प्रेसिडेंट का असेंट लेने के लिए जाता है और वहां पर प्रेसिडेंट को ये आज़ादी नहीं दी गई है कि वो उस पर वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकें। तो जब भी बिल वहां पर जाएगा तो प्रेसिडेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको अपना असेंट दें और वो जो बिल है वो एक एक्ट बन जाता है। जैसे कि हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था 2019 में, वो एक्ट बना था प्रेसिडेंट के असेंट के बाद, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर ही नहीं थी कि वो उसको रोक सकें, ठीक है जी। इसी के साथ ये जो पार्ट है वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।